डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम द्वितीय वर्ष बीए के हिंदी विषय में मुख्य में और गौण में दोनों के लिए पढ़ा जाने वाला पेपर HNDMS 204 की इकाई 13 यात्रावृत्त चिड़ों पर चांदनी, जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा, जिसको हम पढ़ेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निर्मल वर्मा जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा निर्मल वर्मा जी का यात्रावृत्त चिड़ों पर चांदनी का परिचय प्राप्त करके उसका वर्णन कर सकेंगे। गद्य साहित्य का विकास आधुनिक काल से माना जाता है। आधुनिक काल की शुरुआत सन 1850 से मानी जाती है, जो भारतेंदु जी का जन्म वर्ष है। हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख एवं प्रचलित विधाओं के विकास के साथ ही गौण समझी जाने वाली अन्य गद्य विधाएं जैसे जीवनी, यात्रावृत्त, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र आदि का विकास भी आधुनिक काल के भारतेंदु युग से माना जाता है। इस युग में न केवल हिंदी गद्य का स्वरूप स्थिर हुआ, वरन उसके शुद्ध साहित्योपयोगी और व्यवहार उपयोगी रूपों की पूर्ण प्रतिष्ठा भी हुई। हिंदी साहित्य में अन्य विधाओं की भांति यात्रा वृत्तांत एक आधुनिक गद्य विधा के रूप में स्वीकृत है। हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भी भारतेंदु युग से ही माना जाता है। यात्रा वृत्तांत साहित्य की वह विधा है जिसमें लेखन किसी स्थान की यात्रा का वर्णन करता है। यह वर्णन अत्यंत रोचक होता है। यात्रा करना मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। हम अगर मानव इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मनुष्य के विकास की गाथा में यायावरी का महत्वपूर्ण योगदान है। अपने जीवन काल में हर आदमी कभी न कभी कोई न कोई यात्रा अवश्य करता है, लेकिन सृजनात्मक प्रतिभा के धनी अपने यात्रा अनुभवों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर यात्रा साहित्य की रचना करने में सक्षम हो पाते हैं। यात्रा साहित्य का उद्देश्य लेखक के यात्रा अनुभवों को पाठकों के साथ बांटना और पाठकों को भी उन स्थानों की यात्रा के लिए प्रेरित करता है। इन स्थानों की प्राकृतिक विशिष्टता, सामाजिक संरचना, समाज के विविध वर्गों के सहसंबंध, वहाँ की भाषा, संस्कृति और सोच की जानकारी भी इस साहित्य से प्राप्त होती है। अब हम निर्मल वर्मा जी के जीवन परिचय की बात करें तो निर्मल वर्मा जी का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ था। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में MA करने के बाद कुछ दिनों तक उन्होंने अध्यापन किया। इन्हें वर्ष 1959 से 1972 तक यूरोप में प्रवास करने का अवसर मिला था और इस दौरान उन्होंने लगभग समूचे यूरोप की यात्रा करके वहाँ भी भिन्न भिन्न संस्कृतियों का नज़दीक से परिचय प्राप्त किया था। 1959 से प्राग के प्राच्य विद्या संस्थान में 7 वर्ष तक रहे। उसके बाद लंदन में रहते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए सांस्कृतिक रिपोर्टिंग की। 1972 में स्वदेश लौटे और 1977 में आयोवा विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल राइटर्स प्रोग्राम में हिस्सेदारी की। उनकी कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिससे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के फेलो रहे और मिथक चेतना पर कार्य किया। निराला सृजनपीठ भोपाल और यशपाल सृजनपीठ शिमला के अध्यक्ष रहे। 1988 में इंग्लैंड के प्रकाशक रीडर्स इंटरनेशनल द्वारा उनकी कहानियों का संग्रह द वर्ल्ड एल्सवेयर नाम से प्रकाशित हुआ। इसी समय BBC द्वारा उन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रसारित हुई थी। फेफड़ों की बीमारी से
जूझने के बाद 73 वर्ष की अवस्था में 25 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनकी कृतित्व की बात करें तो अपनी भावपूर्ण और अवसाद से भरी कहानियों के लिए जाने जाने वाले निर्मल वर्मा को आधुनिक हिंदी कहानी के सबसे प्रतिष्ठित नामों में गिना जाता है। उनके लेखन की शैली सबसे अलग और उसी तरह निजी थी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि निर्मल वर्मा के गद्य में कहानी, निबंध, यात्रावृत्त और डायरी की समस्त विधाएं अपना अलगाव छोड़कर अपनी चिंतन क्षमता और सृजन प्रक्रिया में समरस हो जाती हैं। आधुनिक समाज में गद्य से जो विविध अपेक्षाएं की जाती है वे यहाँ सब एक बारगी पूरी हो जाती है। निर्मल वर्मा जी का जन्म पहाड़ों पर हुआ था, जिसके कारण पहाड़ों से उन्हें विशेष लगाव था। निर्मल वर्मा जी नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। इनके उपन्यास में वे दिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, उनके कहानी संग्रह में परिंदे, जलती जाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहेस में, मेरी प्रिय कहानियाँ, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ, 11 लंबी कहानियाँ, एक दिन का मेहमान, उनकी संपूर्ण कहानियाँ, कुत्ते की मौत कहानी, डायरी व संस्मरण में चिड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, धुंध से उठती धुंध, रिपोर्टाज में प्रयाग एक स्वप्न, निबंध में शब्द और स्मृति, संस्कृति, समय और भारतीय उपन्यास, कला, मिथक और यथार्थ, परंपरा और इतिहास बोध, हमारे समय का नायक, हर बारिश में कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, दूसरे शब्दों में आदि, नाटक 3 एकांत, वीकेंड, धूप का एक टुकड़ा, 1.5 इंच पर, आदि रचनाएं लिखकर हिंदी साहित्य को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनको मिले सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो 1999 में साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो 2002 में भारत सरकार की ओर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें योगदान के लिए पद्म भूषण दिया गया। निर्मल वर्मा को मूर्ति देवी पुरस्कार 1995, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985, कौवे और काला पानी कहानी पर। तो ये था निर्मल वर्मा जी का जीवन और उनका कृतित्व। अब हम चिड़ों पर चांदनी यात्रावृत्त का परिचय प्राप्त करें तो चिड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की पहली यात्रा संस्मरण रचना है। इसका संस्करण सन 1964 में भारतीय ज्ञानपीठ कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इनमें निर्मल वर्मा ने खुद की आंखों से दुनिया को और दुनिया की आंखों से खुद को देखने, परखने, खोजने का प्रयास किया है। निर्मल वर्मा ने यात्राएं जितनी बाहर की उतनी ही भीतर भी की। चिड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य में भारत तथा यूरोप के संदर्भों को बहुत ही सामंजस्यपूर्ण ढंग से अध्ययन के उपरांत यूरोप में खासकर आइसलैंड के महत्व को चरितार्थ किया गया है। आइसलैंड में पर्यावरण के प्रति सतर्कता, पुस्तक पढ़ने के प्रति प्रेम, अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, भाषा एवं अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता, इस देश में असामाजिक तत्वों का उन्मूलन, आइसलैंड का स्वतंत्रता संघर्ष जैसे अनेक मुद्दों को विस्तार से रेखांकित किया है। चिड़ों पर चांदनी संग्रह को लेखक ने 3 उप शीर्षकों में विभाजित किया है। प्रथम, उत्तरी रोशनियों की ओर, द्वितीय, चिड़ों पर चांदनी तथा तृतीय, देहरी के बाहर। द्वितीय उपशीर्षक चिड़ों पर चांदनी में यात्रा संस्मरण है। क्लिडेथ से एक संस्मरण, बर्तरम का एक शाम, पेरिस, एक स्टिल लाइफ, वियना और चिड़ों पर चांदनी। इनमें से 4 यूरोपीय परिवेश से जुड़े यात्रावृत्त है और अंतिम चिड़ों पर चांदनी भारत से। निर्मल वर्मा दुनिया के शहरों में सैर करते हुए जब शहरों की दुनिया पर निगाह डालते हैं तो सहज ही कोई लेखक या उसकी कोई कृति या उसकी कुछ पंक्तियां उनकी आंखों में तैरने लगती हैं। वे आइसलैंड जा रहे थे किंतु बार बार प्रयाग के बारे में सोच रहे थे और उन्हें टोल्स्टॉय का कथन याद आता है कि वॉर एंड पीस की कुछ पंक्तियां, जब हम किसी सुदूर यात्रा पर जाते हैं,
आधी यात्रा पर पीछे छूटे हुए शहरी की स्मृतियां मंडराती है। केवल आधा फासला पार करने बाद ही हम उस संस्थान के बारे में सोच पाते हैं जहां हम जा रहे हैं। निर्मल वर्मा के लिए बर्लिन आने का सबसे बड़ा आकर्षण बर्तोल्ट ब्रेख्ट और उनके नाटक है। उनकी एक पुरानी दबी साध थी बर्लिन एन्सेम्बल में ब्रेख्ट का नाटक देखने की। बर्लिन छोड़कर जाते हुए निर्मल जी को क्रिस्टोफर इथरवुड के उपन्यास गुड बाय टू बर्लिन की याद आती है। यह युद्ध से पहले की रचना है, जबकि युद्ध के बाद बर्लिन बहुत कुछ बदल गया। कोपेनहेगन के रेस्तरां नाइट क्लब रूलेट निर्मल जी की स्मृति में टोल्स्टॉय के हीरो को उभारते हैं। निर्मल वर्मा लिखते हैं कि कोपेनहेगन को चिपचिपाते आत्मसंतोष और सतहीपन की दलदल से बाहर निकालने की कोशिश की थी। एक अन्य डेनिस ने, जिसे कोपेनहेगन के निवासी आखिर तक सिरफिरा समझते रहे, नाम था उनका किर्केगार्ड। कल्पना नहीं की जा सकती कि कोपेनहेगन के अलावा किर्केगार्ड किसी और शहर में हो सकते थे। उसी तरह जैसे त्रोग के बिना काफ्का की कल्पना कर कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन कोपेनहेगन के संग एंडरसन का नाम जोड़ने से निर्मल वर्मा को हमेशा दिक्कत महसूस होती रही है, जिन्होंने अपनी विश्वविख्यात परिकथाएं कोपेनहेगन में ही लिखी थी। कोपेनहेगन की कला गैलरियों में घूमते हुए निर्मल वर्मा को कहीं पढ़ी या सुनी बात याद आई कि एक बार दिल कोप ने जॉर्ज सांद और सोंपा का चित्र बनाया था। एक दिन जब जज जॉर्ज सांद दिल क्रोप से मिलने गई और उनके स्टूडियो में अचानक उनकी नज़र चित्र पर पड़ गई। न जाने क्यों सोपांग के संग अपने चित्र को देखकर उन्हें बुरी तरह झंझलाहट हुई और गुस्से में उन्होंने चित्र को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। एक में उनका अपना चित्र था, दूसरे में सोपांग का। कहते हैं इस चित्र का एक भाग डेस्टन की आर्ट गैलरी में है और दूसरा कोपेनहेगन में। एडिनबरो शहर के प्रिंसेस स्ट्रीट पर चलते हुए पहाड़ी लोगों से सहज और खुश मिजाज आम स्कॉटिश लोगों को सड़क के बीचों बीच ठठाकर हंसते देख निर्मल वर्मा को अचानक रॉबर्ट बर्न्स की याद आ गई। प्रिंसेस स्ट्रीट के सामने ही एक छोटे से बाग में बर्न्स का स्मारक है। एडिनबरो की आर्ट गैलरी के बारे में सोचते हुए निर्मल वर्मा के आंखों के सामने तितियायन के चित्र घुमाते हैं। पहली बार आईफल टावर के सामने फैली पेरिस की छतों को देखकर निर्मल वर्मा को अपने पेरिस की याद आती है, जिसे उन्हें बाल्यकाल में उपन्यासों से और रजिस्ता की कविताओं से चुराकर खास अपनी निजी एल्बम में चिपका लिया था। आइसलैंड में जाड़े के दिन में भी ज़्यादा बर्फ नहीं गिरने की सूचना निर्मल वर्मा को अंग्रेजी कवि आडेन का वह सुझाव याद आया कि आइसलैंड का नाम ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड का नाम आइसलैंड कर देना चाहिए। पेरिस में शाम की सिंजलीजे के सब रेस्तोरेंट में बैठे निर्मल वर्मा मन प्रथम युद्ध से पहले के पेरिस की स्मृतियों में पटकता रहा और जब विलुप्त हो चुके रोदुंडा नामक उस रेस्टोरेंट की याद आई जहां इलिया इहरनबुर्ग पहले मोदिलियानी, आपोलियोनर और पिकासो से मिले थे। पेरिस में ही निर्मल जी को अल्क्सेरा तोल्स्टॉय की वह बात याद आती है जो अपनी मृत्यु के चंद महीने पहले टोल्स्टॉय ने इहरनबुर्ग से कही थी कि मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं पेरिस चला जाऊं, सेज के किनारे एक मकान किराए पर ले लूं, अंतिम उपन्यास मैं वहीं लिखना चाहता हूं। निर्मल वर्मा के अनुसार क्या यह कभी संभव है कि हम ओखलो में घूमते रहे और अचानक गली के नुक्कड़ पर इब्सन के किसी पात्र से भेंट न हो जाए? युद्ध के संदर्भ भी इसी यात्रा संस्मरण में जगह जगह आए हैं। सन 1961 की गर्मियों में मध्य यूरोप में जर्मनी के बीच से गुजरते हुए निर्मल वर्मा को लगा कि युद्ध का जो समय सबके लिए यहाँ के निवासियों के लिए बीत गया है वह मेरे लिए अभी तक जीवित है, प्रतीक्षारत है और जब तक मैं उसे अन्य प्राणियों की तरह भोग नहीं लूँगा वह मुझसे छूटेगा नहीं। वे किसी जर्मन को देखते हैं तो उनके भीतर एक फिजूल
बेचैनी एक हद तक उस बेचैनी से मिलती है जो उन्हें बहुत पहले मान और काफका की कथाओं को पढ़ने से होती थी। इसी क्रम में निर्मल वर्मा को बर्तोल्ट ब्रेख्ट याद आते हैं, जो नाज़ी सत्ता स्थापित हो जाने के बाद जर्मनी से बाहर चले गए। ब्रेख्ट के नाटक टेडर एंड मिजरी और थर्ड राइज में हिटलर जर्मनी का भयंकर वातावरण चित्रित होता है। लड़ाई को खत्म होते हुए मुद्दत बीती, किंतु उनके मिटे बुझे घाव जहां तहां उभर आते हैं। बर्लिन में 4 दिन ठहरने के दौरान निर्मल वर्मा को महसूस हुआ कि शीत युद्ध की इतनी नंगी बेलोस तस्वीर शायद यूरोप के किसी शहर में दिखाई नहीं देती। पूर्वी बर्लिन के चौराहों पर, स्टेशन की दीवारों पर अक्सर बड़ी बड़ी सुर्खियों में चेतावनी के ये शब्द निर्मल वर्मा की आंखों को रोक लेते हैं। क्राइसिस नेवर अगेन शीत युद्ध यूरोप की दैनिक चर्चा में किसी तरह शामिल हो गया है। इसका अनुभव निर्मल वर्मा को लंदन में हुआ, जब वे थॉमस कुक कंपनी से प्राग का टिकट लेने गए। टिकट मांगने पर एक बहुत ही शालीन और भद्र अंग्रेज बाबू ने निर्मल वर्मा जी की ओर देखते हुए कहा, प्राग, बट डोंट यू नो इट इज बिहाइंड कर्टेन। चेकोस्लोवाकिया लगभग 7 वर्षों तक जर्मनी के अधीन रहा। प्राग में एक बुद्धिजीवी भारतीय सज्जन ने निर्मल वर्मा से काफी विस्मय प्रकट करते हुए कहा था कि यद्यपि युद्ध को समाप्त हुए इतना लंबा अरसा गुजर गया, किंतु चेक लेखक अभी तक इसके पीछे पड़े हैं। इन भारतीय सज्जन की बात के प्रत्युत्तर में निर्मल वर्मा लिखते हैं कि फ्रांसिज्म युद्ध यातनागृह जब तक हमारे लिए एक शब्द महज शब्द ही रहेंगे, हम शायद तब कभी युद्धोत्तर यूरोप की मानसिक स्थिति को समझने में समर्थ नहीं हो सकते, और इस सीमा तक इन देशों का युद्धोत्तर साहित्य भी हमारे लिए अजनबी बना रहेगा। युद्ध के बाद भी साहित्य का फिल्म में युद्ध की चर्चा के मुद्दे पर निर्मल वर्मा का मानना है कि वास्तव में किसी देश की सामाजिक व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन तत्काल ही उसकी संस्कृति और साहित्य की गति को नहीं बदल सकता। यूरोप युद्ध से इस कदर आक्रांत रहा कि यह जानकर प्रीतिकर आश्चर्य होता है कि आइसलैंड यूरोप में अकेला देश है जिसकी अपनी कोई सेना नहीं है। निर्मल वर्मा आश्चर्यचकित है कि न टोल्स्टॉय ने न गांधी जी ने इस तथ्य की ओर कभी ध्यान दिया, हालांकि दोनों के जीवन काल में यह संघर्ष जारी था। इस अद्भुत स्वाधीनता संग्राम के बारे में निर्मल वर्मा ने लिखा है कि 19वीं सदी में आइसलैंड के अनेक विद्वान और लेखक डेनमार्क जाते हैं। अस्त्र शस्त्रों के स्थान पर उनके हाथ में केवल कुछ काव्य ग्रंथ और नीति विधान की पुस्तकें हुआ करती थी। निर्मल वर्मा आइसलैंडी स्त्रियों को सही मायने में स्वाधीन स्त्री का दर्जा देते हैं। निर्मल वर्मा के अनुसार पुरुष और स्त्री के बीच इतना सहज और ग्रंथिहीन संबंध शायद दूसरों देशों में अनैतिकता की पराकाष्ठा माने जाएंगे, किंतु आइसलैंड में वे बहते पानी की तरह नैसर्गिक है। न कोई कृत्रिम अवरोध है और न मेलापन। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि जब एक आइसलैंडी स्त्री माँ बनती है तो उसके मित्र और पड़ोसी उन्हें बधाई देने आते हैं। वह विवाहित है या नहीं, यह प्रश्न उन्हें कभी परेशान नहीं करता। आइसलैंड में अवैध बच्चों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है, फिर भी निर्मल वर्मा आश्चर्यचकित है कि अवैध की कुंठा या अपराध भावना न ऐसे बच्चों में न उनकी माताओं में दिखाई देती है। निर्मल वर्मा के शब्दों में प्राचीन आइसलैंडियों को यूनानियों की तरह देवी देवताओं की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। अपने को वे नियति के सम्मुख अकेला पाते थे। आइसलैंड के पौराणिक सागा ग्रंथों में देवी अथवा अति मानवीय शक्तियों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। निर्मल वर्मा जी के अनुसार यह कहना शायद बहुत गलत न होगा कि सागा ग्रंथों के अज्ञात लेखक शायद दुनिया के पहले अस्तित्ववादी थे। सार्थ के कथन की आज के युग में कोई भी प्रतिगामी लेखक महान साहित्य की रचना नहीं कर सकता विरोध करते हुए लेक्सनेस कहते हैं कि अपने प्रतिगामी वारों के रहते भी इलियट और
कामियों ने महान रचनाओं की सृष्टि की है। लेक्सनेस मानते हैं कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व कई देशों में युद्ध के प्रति काफी उत्साह पाया जाता था, लेकिन आज राजनीतिज्ञ भी अणुशस्त्रों की संहार शक्ति से डरते हैं। लेक्सनेस के विचार में आज भी प्रत्येक छोटे बड़े देशों में राजनीतिज्ञों का ही बोलबाला है। आज के प्रचार युग में लेखकों की आवाज़ विशेष महत्व या प्रभाव रखती है। इसमें लेक्सनेस को संदेह भारतीय नेताओं और भारतीय जनता के बीच लेक्सनेस को गहरा अंतर दिखाई पड़ा। आधुनिक आइसलैंडी मूर्तिकार आसमुंदर स्नेवेंसोन के लिए आधुनिकता वैसे ही सहज और अनिवार्य थी जैसे हवा में सांस लेना। लोग उन्हें अत्याधुनिक समझते थे। लोग उनकी अमूर्त मूर्तियों को देखकर नाराज होते हैं, किंतु उनसे टेलीफोन और मूर्तियां दोनों ही मंगवाने का आग्रह करते हैं। इसी क्रम में निर्मल वर्मा की पिकासो का एक वाक्य याद आता है, जो कलाकार आईने में देखे बिना अपनी तस्वीर नहीं बना सकता, वह भला आईने में देखकर ही अपनी स्वयं की तस्वीर बना सकेगा, इसकी क्या गारंटी है। निर्मल वर्मा के अनुसार समकालीन शब्द आज काफ़ी विकृत हो चुका है। टेरर एंड मिजरी ऑफ थर्ड राइज देखते हुए निर्मल वर्मा पहली बार समकालीन शब्द से परिचित हो पाए। उनकी नज़र में इस शब्द का कोई अर्थ है तो सिर्फ एक प्रयोग, जब आदमी के अस्तित्व की तरह एक नए स्तर पर अप्रत्याशित अर्थ ग्रहण कर लेती है। निर्मल वर्मा के अनुसार समकालीन होना दूसरे शब्दों में अपने निजी घेरे के बाहर उन सब आवाज़ों का साझी होना जो 20वीं सदी के अंधेरे में टकराती हुई हमारे पास आती है। अब हम चिड़ों पर चांदनी यात्रावृत्त का वर्णन करें तो निर्मल वर्मा ने चिड़ों पर चांदनी यात्रा संस्मरण में पहाड़ी देशों के प्रमुख वृक्ष चीड़ को अपना पहाड़ का प्रतीक मानकर भारतीय पहाड़ी प्रदेशों की प्राकृतिक सुषमा को अभिव्यक्त किया है, जो अपनी रमणीयता, रहस्य और भय से व्यक्ति को आच्छादित, विस्मित और भयभीत करती है। पहाड़ों पर चांदनी यह अद्भुत मायाजाल वर्मा जी ने पहली बार देखा था और एक अलौकिक विस्मय से उनकी आंखें अनायास मूंद गई थी। उस रात उन्हें लगा कि पहाड़ों में भी सांप की आंख जैसा एक अविस्मृत चादरीय सम्मोहन होता है, एक भूतेला सा सौंदर्य जो एक साथ हमें आतंकित और आकर्षित करता है, जिसके मोहपास में बंधना उतना ही यातनामय है जितना उससे मुक्त होना। चिड़ों पर चांदनी में वर्मा जी ने दर्शनीय स्थान का विवरण देने के साथ साथ स्थलों पर विभिन्न व्यक्तियों से हुए अपने साक्षात्कारों को भी गूंजकर यात्रा वृत्तांत इंटरव्यू शैली के गुंफन का स्तुत्य प्रयास किया है। वर्मा जी ने प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में शिमला, गुलमर्ग, खितनमर्ग, नैनीताल की वादियों, नौकुचिया, भीमताल, नाकरकंडा, रानीखेत आदि के प्रवास काल की स्मृतियों को संजोया है। पहाड़ों की रात्रि, बिखरी हुई चांदनी, बादलों की गहमागहमी, झीलों की निर्मलता, हवाओं की गुनगुनाहट एवं सरसराहट, पहाड़ों की रहस्यात्मकता उन्हें आकर्षित करती रही है। वर्मा जी प्रकृति के तादात्म्य करते हुए अनेक बिंब प्रस्तुत करते हैं, प्रकृति का मानवीकरण करते हैं। झील के कितने चेहरे हैं या चेहरा एक ही है, केवल भंगिमाएं बदलती हैं। धूप ने जाल डाला है, चमकीली मुलायम मछलियों सी लहरें जाल के तंतुओं से खेलती है, फंसती है और फिसल जाती है। निर्मल वर्मा प्रकृति की इन भंगिमाओं को आत्मसात करते हैं। निर्मल जी पहाड़ों की इस रात को मनुष्य के अंदर छिपे अंधकार एवं निराशा तथा आशा के छंद के समांतर खड़ा करते हैं और मनुष्य एवं प्रकृति में तादात्म्य स्थापित करते हैं। अंततः शांत भाव से उनकी परिणति होती है। कुल मिलाकर प्रस्तुत यात्रावृत्त में निर्मला वर्मा जी पहाड़ों पर बिखरी चांदनी को आधार बनाकर पहाड़ों के सौंदर्य और कठिनाइयों को अंगीकार करते हैं। इस प्रकार चिड़ों पर चांदनी दुर्गम परिस्थितियों में सौंदर्य की अनुपम अभिव्यक्ति है। इस इकाई को पढ़ने के बाद हम सार रूप कह सकते हैं
कि निर्मल वर्मा को अपनी भावपूर्ण अवसाद से भरी आधुनिक हिंदी कहानी के सबसे प्रतिष्ठित नामों में माना जा रहा है। बाल्यावस्था पर्वतीय स्थली में व्यतीत होने के कारण इनका प्रकृति के प्रति सदैव अनुराग रहा, जो उनके यात्रा संस्मरणों में अभिव्यक्त हुआ है। निर्मल वर्मा ने सामान्य जीवन का वर्णन किया है। वे दिन उपन्यास, चिड़ों पर चांदनी यात्रावृत्त, कौवे और काल्पनिक कहानी संग्रह, 3 एकांत नाटक आदि महत्वपूर्ण रचनाएं की है। चिड़ों पर चांदनी नामक यात्रा वृत्तांत की बात करें तो यह अपने आप में कई अन्य विधाओं के तत्वों को भी समेटे हुए है। इसमें कई संस्मरण हैं, कई स्मृति तत्व है, तो कई निबंध जैसी बोझिलता भी देखने को मिलती है। बचपन का प्रकरण इस यात्रा वृत्तांत को संस्मरण का रूप देता है। यही कारण है कि इस यात्रा वृत्तांत को यात्रा संस्मरण भी कहा गया है। चिड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत पाठकों पर हावी हो जाता है। लेखक अलग अलग स्थानों की यात्रा के दौरान अपने जाने पहचाने अनुभवों को तुलनात्मक तथा तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं। जैसे कालका और शिमला के बीच एक वीरान और उपेक्षित हिल स्टेशन सोलन के बारे में बताया है, इसी तरह उन्होंने हर वह स्थान शिमला, नारकंडा, गुलमर्ग, डलहौजी, भीमताल आदि के वास्तविक तथा काल्पनिक अनुभवों को प्रतीकात्मक, लाक्षणिक, तुलनात्मक तथा उपमाओं के साथ प्रस्तुत किया है। कई जगह उपमा और प्रतीक वस्तुगत ना रहे, इतने आत्मगत है कि उनसे कुछ भी अर्थ निकालना पाठक के लिए मुश्किल हो जाता है। निर्मल वर्मा में इस पूरी रचना में स्मृति और यात्रा का वर्णन बहुत ही कलात्मक ढंग से किया है। तो ये था यात्रावृत्त चिड़ों पर चांदनी, जिसके लेखक है निर्मल वर्मा। इस इकाई को हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई इकाई के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।